हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ मनविता अकेडमी पर। तो उसी तरह से जो पूर्वावलोकन का जो सीरीज चल रहा था साइंस का, तो उसी साइंस को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब वहाँ 36 तक छोड़े थे, 36 के बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जितना भी यदि बीपीएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यदि उससे आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा क्वेश्चन ही, जैसे कहने का मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक वाला, वो यदि आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा और नहीं तो उसका ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों को जब पढ़ रहे हैं तो दोनों को कहीं सही से अच्छे तरीके से पढ़िए। कहीं कहीं तो डायरेक्ट आ जाएगा और नहीं तो उसका ऑप्शन मैच करेगा, तो वो ध्यान रखिएगा। दोनों को ध्यान में रखकर पढ़ाई करिए। क्वेश्चन तो है 50% है कि 40% 30% क्वेश्चन इससे टैली करते हैं, ऑप्शन और टैली। कहीं कहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन टैली कर जाते हैं, दोबारा मतलब दोहरा देते हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है, अकेले रहने से यही होता है। चलिए, कह रहा कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा है। उन्होंने बोला है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा लग रहा बल क्या है, मतलब लग रहा जो बल है, जैसे आप लिफ्ट पर खड़े हैं उसके नीचे जो आपका फर्श है उस पर लग रहा बल, आपके लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। पहला कह रहा कि लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। मैंने बोल रहा है कि 9.8 मीटर स्क्वायर ऐसे के त्वरण से ऊपर जाने पर वह क्या होता है, शून्य होता है। फिर कह रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय वह शून्य होता है। पहला बोल रहा है कि इतना के साथ यदि ऊपर चढ़ते हैं तो त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। दूसरा कह रहा है इतना के साथ यदि हम नीचे आते हैं तो भी त्वरण क्या होता है, शून्य हो जाता है। तीसरा क्या कह रहा है, लिफ्ट के इतना के साथ 9.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य हो जाता है। मतलब किसी भी दिशा में, लिफ्ट में किसी भी दिशा में जाते हैं तो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लिफ्ट के त्वरण की दर बढ़ने से प्रभावित नहीं होगा। लिफ्ट में जो त्वरण की दर बढ़ता है उससे प्रभावित नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा वह बी होगा कि लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के नीचे आते समय क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। लिफ्ट में जब हम त्वरण से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, ये भार शून्य हो जाता है, न कि ऊपर के समय जाते हैं तो भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी। लिफ्ट से नीचे जब आते हैं तो इसका त्वरण का भार क्या हो जाता है, इस त्वरण का भार क्या होता है, शून्य हो जाता है। डाउन में शून्य हो जाता है, आप में शून्य नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 38, यदि आप एक पंखे क्या कर रहा है, यदि एक पंखे के रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक साथ गिरा दिया जाए तो क्या होगा। ये मतलब एक तरह से जो बच्चा में ना पूछा जाता है कि 5 किलो लोहा और 5 किलो रुआ को एक साथ यदि गिरा देते हैं तो क्या होगा।
तो कौन पहले गिरेगा, तो 5 किलो लोहा पहले गिरेगा कि 5 किलो लोहा पहले गिरेगा। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा। यदि एक पंख एक रबड़ की गेंद को और एक लकड़ी के गेंद में निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं तो क्या होगा? पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, मतलब उसमें पंख लगा लेकिन नीचे उतर जाएगा। रबड़ की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, तीनों अपना अपना दे रहा। लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा। डी भाई साहब को कारण तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर होगा, ना पहले पंख भाई साहब पहले पहुंचेंगे, न रबड़ पहुंचेगा, न लकड़ी पहुंचेगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। इसका सही उत्तर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्या कह रहा कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में जो ध्वनि तरंग होता है वह कैसा होता है? वायु में ध्वनि तरंग, तो वायु में ध्वनि तरंग कैसा आता है? तिरछी, विद्युत चुंबकीय, अनुदैर्घ्य या ध्रुवीकृत या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वायु में जो ध्वनि तरंग होता है वह कैसा होता है? अनुदैर्घ्य होता है। ध्वनि तरंग क्या होता है? अनुदैर्घ्य होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुदैर्घ्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा कि रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? पहला ऊर्ध्वपातन, दूसरा आसवन, तीसरा है क्रोमोटोग्राफी, चौथा है आंशिक आसवन या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पहला जो होगा इसका सही उत्तर होगा सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। इसका सही उत्तर क्या होगा? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। 41 क्या कह रहा है? देखिए 41 कह रहा कि विद्युत शक्ति की इकाई, विद्युत शक्ति किसकी इकाई है, मतलब किसका मात्रक है? तो विद्युत शक्ति जो है इसी का मात्रक है। किसका मात्रक है बाबू? वाट का विद्युत शक्ति मात्रक है, वाट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। 42 का अभी भी मुंह खा रहा है, तो रहा है ना, मुंह बहुत खा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब वोल्ट मीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, वोल्ट मीटर विभवांतर ये सही है। एमीटर विद्युत धारा ये भी सही है, विद्युत धारा को मापा जाता है मीटर से। ये क्या है? पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये भी इसी का पार्ट होता है। फिर कह रहा है गैलेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, नहीं ये गलत है। विद्युत प्रतिरोध गैलेनोमीटर से काफी नहीं है, इकाई नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा यही गैलेनोमीटर और विद्युत प्रतिरोध होगा सही। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन देखे हैं, जो स्वदेश मूवी देखे होंगे ना, उसमें जो शाहरुख खान गांव में बिजली लाता है वह टरबाइन के मदद से ही बिजली वहां पर लाता है। तो टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? पहला है रासायनिक ऊर्जा से, या दूसरा मैकेनिकल ऊर्जा से, या तीसरा सौर ऊर्जा से, या चौथा मैग्नेटिक ऊर्जा से। इसका सही उत्तर होगा मैग्नेटिक ऊर्जा से परिवर्तित करके क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है? बिजली प्राप्त किया जा सकता है। किससे? मैग्नेटिक ऊर्जा से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को कह रहा बाबू कि 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, मतलब जो होता है उसका उतना हम लोग नहीं जाएंगे, डायरेक्ट टिक लगाएंगे। पहला होगा क्या? 0.1 इकाई, फिर 10 इकाई, फिर 1 इकाई या 100 इकाई। इसका जो सही उत्तर होगा बाबू 1 इकाई होगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? 1 इकाई। 1 इकाई कहने का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट। क्या होता है? 1 यूनिट। हर किसी के जगह अलग अलग ये होगा। 1 यूनिट का कहीं पर 6 रुपया चार्ज किया जाता है, कहीं पर 3 रुपया, कहीं पर 10 रुपया, सबका अलग होता है। ये 3 रुपया मान के चलते हैं ग्रामीण, ये शहरी,
और ये कॉमर्शियल जो दुकान में लगाया जाता है, तो वही बोला जाता है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो कितना खर्च आएगा, तो 1 इकाई में करने का मतलब 1 यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 यानी क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। कह रहा है 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। मतलब एक ओम है, एक जो ओम है, एक सर्किट है, पहला सर्किट कितना है 1.43 और सेकंड सर्किट कितना है 2 इतना किलो ओम, इतना केजी ओम। तो दोनों का प्रतिरोध कितना होगा, तो दोनों का प्रतिरोध क्या होगा, इसका दूसरे प्रतिरोध का मान कितना होगा, इसका सही उत्तर होगा ये होगा 4.7 किलो ओम। इसका सही उत्तर क्या होगा 4.7 किलो ओम। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 46। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है किस चीज में, जस्ता में, सल्फ्यूरिकम या अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसका जो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है किसमें होता है बाबू, अमोनिया क्लोराइड में होता है। क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। डायनेमो क्या करता है, गतिज ऊर्जा को या विद्युत ऊर्जा को किस चीज में चेंज करता है, उसको हम लोग देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। मतलब क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। इसका जो सही उत्तर होगा डायनेमो को जो काम है, डायनेमो किसको कहते हैं, जो पहले, अब तो बड़ा बड़ा जनरेटर आ गया, अभी भी गांवों में छोटा छोटा जनरेटर होता है, उसको फीटर में क्या कर दिया जाता है, फीट कर दिया जाता है और उसको फिर बेल्ट पर उसको चलाया जाता है। तो वही जो डायनेमो जो जनरेटर होता है उसी को डायनेमो बोला जाता है। तो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, वह परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 को देखते हैं। 48 क्या कह रहा, विद्युत मोटर में क्या होता है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है, ऊष्मा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। या दूसरा, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है। ऊष्मा को मतलब विद्युत मोटर क्या करता है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या एक में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो विद्युत मोटर का काम है और इसका आंसर सी होगा। विद्युत ऊर्जा को वह यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है, यानी कन्वर्ट करता है, ना कि वह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन, विद्युत मोटर बदलता है, क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ना कि ये वाला ऑप्शन बदलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 को देखेंगे। क्या कह रहा, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापा जाता है। चलिए विद्युत धारा किससे मापा जाता है बताइए, वोल्ट मीटर, एमीटर या वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर। एमीटर से या वोल्ट मीटर से, विद्युत धारा वोल्ट मीटर से मापा जाता है। एमीटर तो वोल्ट मीटर से, इसका सही उत्तर क्या होगा वोल्ट मीटर। विद्युत धारा उसका एक वोल्टेज जो मापा जाती है, दोनों हो जाता है। विद्युत धारा जो मापा जाता है वोल्ट मीटर से मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। विद्युत धारा किस उपकरण से मापा जाता है। तो विद्युत धारा किस उपकरण से मापा जाता है, गलती है। जो विद्युत धारा में से, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से नहीं। किससे, एमीटर से मापा जाता है। और यहाँ पर वही क्वेश्चन है, यहाँ पर यही क्वेश्चन है क्या, कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापा जाता है, तो वो भी एमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, एमीटर से मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या होता है। पहला तरीका क्या है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है।
मतलब एक प्रिज्म होता है उससे अलग किया जा सकता है, ऐसा एक प्रिज्म ले लेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके उस पर रंगों को क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। दूसरा कार्य फिल्टर के रंगों से अलग किया जा सकता है। तीसरा कार्य पौधों को रंगों से अलग किया जा सकता है, या रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। मतलब डी बोल रहा है, इसको कहते हैं डी बोल रहा है कोई चीज कि डी क्या बोल रहा है कि रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तीसरा बोल रहा है कि पौधों से रंगों को अलग किया जा सकता है। तीसरा फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है। नहीं, इसका जो सही तरीका होगा ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। क्या? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्या कह रहा, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? मतलब यदि किसी लेंस की ऐनक, यदि किसी ऐनक की लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी फोकस दूरी सीधा इसकी 50 होगा। क्या होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। उसकी फोकस दूरी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई नॉर्थ में संकेत करती है, मतलब उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। एकदम जो बोलते हैं ना वही वाला जगह एकदम पूरा का पूरा सटा हुआ है, एकदम तोतरा देता है, नहीं तो लड़खड़ा देता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया? पूछिए, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? किस तरह पूछिए, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, या तंतु को गर्म करके, या परमाणु को उत्तेजित करके, या अणुओं को दोलित करके। उन्होंने बोला कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा तंतु को गर्म करके क्या करते हैं? श्वेत प्रकाश को हम लोग पैदा करते हैं। क्या करते हैं? तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को हम लोग पैदा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। क्या करा, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया था, या किस कार्य पर मिला था? अपेक्षिकता, या बोस-जॉनसन संघनन, या सहित एवं ऊर्जा की तुल्यता, या प्रकाश विद्युत प्रभाव, या प्रकाश विद्युत धारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इसको दिया गया था। ई स्क्वायर वाला, एमसी वाला, उसी के अनुसार इसको क्या दिया गया था? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? यूरेनियम, लोहा, तांबा, या एल्युमिनियम। इसका सही उत्तर क्या होगा? यूरेनियम को विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? यूरेनियम को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किससे? कमरे को ठंडा किया जा सकता है किससे? पानी के बहने से, रसोई गैस से, या स्फटिक गैसों को छोड़ने से, या ठोस को पिघलने से। इसका सही उत्तर होगा, यही होगा, स्फटिक गैसों को छोड़ने से कमरे को ठंडे किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 को देखेंगे। 58 क्या कह रहा है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? वह किसका बना होता है भाई? इसका सही उत्तर होगा वह टीन और शीशे का जो मिश्र धातु नहीं, शीशा, निकेल। आमतौर पर फ्यूज लगाने के लिए बोले रहा कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टीन के नहीं, शीशा के नहीं, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होता है फ्यूज लगाने वाला तार। इसको छोड़ते हैं एक बार, हम लोग सही से भी आया नहीं क्वेश्चन इसका। कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे बड़ा अधिक कुचालक है? निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे बड़ा कुचालक है? सी, पारा। तांबा तो सुचालक है, शीशा हल्का सा सुचालक होता है, जस्ता। और बोल रहा है कि सबसे बड़ा कुचालक, तो सबसे बड़ा कुचालक क्या हो जाएगा? पारा। क्वेश्चन नंबर 60। अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक का लक्षण क्या है? वह शून्य पराग
गर्मता होता है, उसमें शून्यता होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। अति चालक में कुछ भी नहीं होता है, तो शून्य होता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? गर्म करने पर एक अधिचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है? नहीं। वहीं पर रहता नहीं, पहले बढ़ता फिर घटता नहीं। सही इसका उत्तर होगा वह घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। क्या करा? ठंडा के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों लगता है? ये मनोवैज्ञानिक कारण हम लोग जैसे पढ़ते थे कि जब पर्वतरोही ऊंचाई पर जाता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी होने लगता है, क्यों? ये ठंडे के दिनों में नलों में बर्फ की सिलियां जम जाती है, क्यों? तो यही है वैज्ञानिक कारण, जिसे हम लोग बोलते थे कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटका और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छूते तो लोहे का गुटका ठंडा और लगता है। लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है। दूसरा, लकड़ी की तुलना में लोहा का उष्मा अच्छा चालक होता है। लकड़ी जो होता है वह विद्युत का क्या होता है? विद्युत का कुचालक, और लोहा जो होता है यह सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है, या लोहा का गुटका लकड़ी के गुटका से भारी होता है। इसका सही उत्तर होगा ये, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। लोहा क्या है? लकड़ी क्या है? कुचालक है। क्या है? कुचालक है, और वो क्या है? सुचालक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 63 को देखते हैं। ये क्या करा? एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है। चलिए सही। हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी के विपरीत करता है, ये भी। हवा की चालकता बढ़ जाती है, या हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। जब हवा चलता है तो हमारे शरीर पर जो पसीना होता है वो बहुत तेजी से वाष्पित होकर उड़ जाता है और हमारे शरीर को क्या करता है? ठंडक पहुंचाता है। यही हमारा उत्तर होगा, डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्या कह रहा? कमरे में रखा गया रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर क्यों रखना चाहिए? आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, या आप इसको रेफ्रिजरेटर को हम लोग फ्रिज बोल देते हैं, फ्रिज के तापमान पर ठंडा कर सकते हैं, फ्रिज के तापमान पर ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, आप कमरे को ना तो गर्म ना ठंडा कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। कमरा का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ना कि वह ठंडा हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 तक देख लिए। फिर अभी जानते हैं बहुत मुंह भरा हुआ, रेफ्रिजरेटर नहीं बुला रहा है, मतलब कुछ जगह पर बहुत उतरा रहा है। जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे ना साला हमारा मुंह में फट जाता है। अभी इधर वाला ठीक हुआ, इधर वाला भी पूरा का पूरा फटा हुआ। तो साइंस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 तक पूर्वावलोकन का जो सीरीज बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है उसको हम देख लिए। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। चैनल को पर यदि नए हैं तो चैनल को शेयर करें, मतलब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं आधुनिक भारत के।